वेलकम एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ कॉमर्स लर्नर्स चैनल में। फॉर मोर वीडियोस अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो अपलोड कर सकें और आप लोगों को समय पर मिले। तो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम एवरीवन, अब तक में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रबंध का परिचय, प्रबंध के लक्षण, प्रबंध के महत्व और प्रबंध के उद्देश्य। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति यानी कि उसका होता है स्वभाव, नेचर। जब हम किसी चीज़ में किसी तत्व की प्रधानता को देखते हैं तो हम उसे उसके नेचर से जोड़ देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम उसकी प्रकृति बोलते हैं कि वो गुस्सैल है। कोई मिलनसार है या हंसमुख है तो हम बोलते हैं कि इसकी प्रकृति हंसमुख है। ठीक इसी प्रकार हर चीज़ की प्रकृति होती है, प्रबंध की भी अपनी एक प्रकृति है जिसके संबंध में सभी विद्वानों के मत हमेशा से अलग रहे हैं। कोई इसे कला कहता है तो कोई इसे विज्ञान कहता है, कोई इसे पेशे के रूप में देखता है तो कोई इसे जीवन यापन का एक उपाय कहता है। कुछ इसे एक विलक्षण प्रतिभा कहते हैं तो कुछ कहते हैं कि इसे कार्य करने की एक प्रक्रिया माना गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रबंध को सामाजिक प्रणाली के रूप में मानते हैं तो कुछ लोग प्रबंध को मानव विकास का कार्य समझते हैं, कुछ इसे उत्पादन का साधन मानते हैं। इस प्रकार सभी लोगों के इसके प्रति, इसकी प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग ही रहे हैं, जिसे लेकर हेनरी मिंटसबर्ग ने लिखा है कि मैनेजमेंट इज अबव ऑल अ प्रैक्टिस वेयर आर्ट साइंस एंड क्राफ्ट मीट। यानी प्रबंधन सभी अभ्यासों से ऊपर है जहां कला, विज्ञान और शिल्प मिलते हैं। इसी प्रकार विज्ञान प्रबंध के जन्मदाता पीटर एफ ड्रकर ने भी लिखा है कि मैनेजमेंट इज ए प्रैक्टिस रेदर देन अ साइंस और प्रोफेशन, थॉट कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ। यानी प्रबंधन एक अभ्यास है बजाय एक विज्ञान के या एक पेशे के। इसमें दोनों के तत्व शामिल हैं। इन्होंने इसमें दोनों के तत्वों को शामिल किया है, जिसमें पेशे यानी कला को भी शामिल किया और विज्ञान को भी शामिल किया। इस प्रकार प्रबंध की प्रकृति के कई पहलू दिए गए हैं, जैसे कि प्रबंध कला अथवा विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक प्रणाली या तंत्र है, प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है, प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व है और प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। लेकिन आपके कोर्स में इतना नहीं है, आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आपको 12th में पढ़ना है, तो आप उन्हीं पर ही फोकस करेंगे। तो इस तरीके से समय के साथ साथ प्रबंध का अध्ययन और तकनीकों के प्रयोग में विभिन्नताओं के कारण इसके स्वभाव में भी परिवर्तन होता रहा है। जैसे कि प्रबंध में पहले केवल कला को ही लिया जाता था, अब विज्ञान और कला दोनों को लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध पहले गैर पेशे के रूप में लिया जाता था, पर अब इसे पेशे के रूप में लिया जाता है। इसीलिए विवर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंध के स्वभाव यानी उसकी प्रकृति को इन 4 रूपों में प्राथमिकता दी गई है। पहला है प्रबंध बहुविधा के रूप में। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा के रूप में कहा जाता है, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य और कानून। प्रत्येक विधा का अपना एक उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया जाता है। वैसे प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है, किंतु इसके सिद्धांत को विकसित करने में विभिन्न विधाओं के योगदान के कारण इसे बहुविधा माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस भी आ रही है, इसमें कला भी आ रही है, इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक, सामाजिक विज्ञान आ रहा है, अर्थशास्त्र आ रहा है, राजनीति शास्त्र आ रहा है, इतिहास आ रहा है, व्यवहार विज्ञान आ रहा है, मनोविज्ञान आ रहा है, समाज शास्त्र भी आ रहा है और मानव शास्त्र भी आ रहा है। कैसे? अर्थशास्त्र ने प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों में समुचित उपयोग आदि से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। यानी कि अर्थशास्त्र के कारण ही हम अपने वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने, उसके लिए नियोजन करने, उसके लिए संसाधन, सभी मानवीय संसाधनों का, सभी आर्थिक संसाधनों का विकास, आवंटन किस प्रकार किया जाना है, इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन हमने किस प्रकार किया है? हमने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर ही किया है, क्योंकि हमें अपनी व्यवसाय की, अपने उपक्रम की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ लेकर चलना है ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। अगर हमारी अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारा उपक्रम स्थापित करने का कोई उद्देश्य रह ही नहीं जाता है, कोई फायदा होता ही नहीं। अब है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र ने संगठन संरचना और संगठन के सिद्धांत और नौकरशाही आदि को योगदान दिया है। यानी कि हम अपने संगठन की संरचना किस प्रकार करेंगे, जैसे कि हमारा मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद बना हुआ है, हमारे देश का अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जिससे कि कार्य बंट जाएंगे तो वो शीघ्रता से और सही ढंग से संचालित होंगे। ठीक इसी प्रकार हम एक उपक्रम में अलग अलग विभाग बनाते हैं ताकि प्रत्येक विभाग अपने अंडर में आने वाले कार्य को निपुणता से कर सके और काम भी जल्दी हो। इसके अलावा संगठन के सिद्धांत कौन कौन से होंगे, प्रत्येक स्तर के कर्मचारी किसके अधीन काम करेंगे, ये सब हमने
इस राजनीति शास्त्र से ही सीखा है। अब आता है जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को समझने और उसे नियंत्रित करने से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। यानी आप कर्मचारियों को बेहतर वेतन देते हैं, देने के साथ साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा जुड़ के आपके लिए कार्य करेंगे। तो ये कहाँ से आया? ये हमें आया है मनोविज्ञान से। और जीव विज्ञान यानी प्रत्येक जीव के प्रति संवेदनशीलता, ये हमने जीव विज्ञान से सीखी है, जो प्रबंध का ही एक हिस्सा बन गया है। आप बेहतर मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे जब लोग आपके अंडर में आपको स्वीकार कर काम करेंगे, ना कि जोर जबरदस्ती से। समाजशास्त्र ने व्यक्ति समूहों की अवधारणा और उनकी कार्य प्रणाली को समझने में योगदान दिया है। यानी कि समाज का प्रत्येक वर्ग आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है और उसके लिए आपको क्या कार्य करना है, किस प्रकार करना है, इसे करने के लिए हमें समाजशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ता है कि समाज ने हमें क्या क्या दिया है और उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता क्या है, और उन्हें समझ के हम किस प्रकार से नियोजन करके चल रहे हैं ताकि समाज का हित अधिक से अधिक हो और उसके साथ साथ हमारा भी हित पूर्ति हो। अब आता है मानव शास्त्र। मानव शास्त्र ने नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। हमने पिछली बार भी पढ़ा है कि चाहे व्यावसायिक संगठन से संबंधित पक्ष हो या ना हो, हमें बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करना है और जो छोटे हैं उनसे सद्भावनापूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है। कर्मचारी हो, अधीनस्थ हो, ग्राहक हो, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। इन नैतिक मूल्यों का विकास हमें मानव शास्त्र के जरिए ही आया है। हमने उन्हीं सिद्धांतों को प्रबंध से जोड़कर, व्यावसायिक उपक्रमों से जोड़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध शास्त्र ने इन सभी शास्त्रों की विभिन्न सामग्रियों का एकीकरण करके उसे प्रबंधकों के प्रयोग योग्य बनाया है और प्रबंध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब प्रबंध की दूसरी प्रकृति आती है कि प्रबंध विज्ञान या कला के रूप में। कुछ लोग प्रबंध को विज्ञान तो कुछ लोग इसे कला मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कला और विज्ञान दोनों है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अयथार्थ विज्ञान है, जो ना तो पूर्ण है ना ही शुद्ध है। इस विचारात्मक भिन्नता को दूर करने के लिए विज्ञान और कला के स्वरूप को अलग अलग जानना पड़ेगा। इसके बाद ही ये निर्धारित किया जा सकता है कि प्रबंध या विज्ञान है या कला है या दोनों है। जब हम किसी भी चीज़ में किसी तत्व की या किसी पदार्थ की प्रधानता को पाते हैं, अधिकता के साथ पाते हैं, तो हम उसे उसकी प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि एक फ्रूट जूस में यदि पानी की जगह मिल्क मिला दिया जाए तो हम उसे बोलते हैं कि ये मैंगो शेक है, लेकिन जब मैंगो के साथ हम वाटर ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैंगो जूस है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि उसके साथ ऐड क्या हुआ है, पानी हुआ है या दूध हुआ है। दूध हुआ तो हमने इसे शेक रख दिया, और जब पानी था तो हमने इसको जूस की श्रेणी में डाल दिया। ठीक इसी प्रकार कुछ लोगों ने प्रबंध में कला को देखा है तो कुछ लोगों ने इसे विज्ञान देखा है। अब कैसे देखा है इसको तो हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रबंध विज्ञान कैसे है। प्रबंध विज्ञान के रूप में विज्ञान किसी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणामों में संबंध स्थापित करता है, जिसके संबंध में जॉर्ज आर टेरी ने भी लिखा है कि विज्ञान किसी भी विषय, उद्देश्य या अध्ययन का सामान्य सत्यों के संदर्भ में संग्रहित और स्वीकृत और व्यवस्थित ज्ञान है। चूंकि विज्ञान में दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध विज्ञान होता है और एक व्यवहारिक विज्ञान होता है। शुद्ध विज्ञान में तो हमारा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आ जाता है, लेकिन जो व्यवहारिक विज्ञान है वो हमारे व्यवहार से संबंधित है, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान हुआ, मनोविज्ञान हुआ, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र। ये सभी विज्ञान व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत सभी जगह सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान कहता है और मानव शास्त्र कहता है कि आप बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, प्रेमपूर्ण व्यवहार करोगे और उसके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करोगे तो वो वही लक्षण सीखेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। और अगर आप उसे चीख चीख के बातें करोगे तो चाहे भारत का बच्चा हो या अमेरिका का बच्चा हो या किसी भी देश का बच्चा हो, वो भी चिड़चिड़ा और झगड़ालू स्वभाव का ही होगा। तो ये सिद्धांत सभी जगह, चाहे किसी भी देश का बच्चा होगा, मानव सभ्यता के सभी क्षेत्रों में ये लागू होगा। चूंकि विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, यानी सभी जगह पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार हम विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता है विज्ञान स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों और नियमों का समूह प्रदान करता है, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। यानी कि हमने अभी करंट में स्थिति देखिए, एक महामारी सभी जगह सभी देशों में समान स्थिति उत्पन्न कर रही है, तो ऐसी
स्थिति में या ऐसी परिस्थितियों में सभी जगह पर लॉकडाउन कितना इम्पोर्टेंट है हो रहा है। तो ये लॉकडाउन अन्य देशों की स्थितियों को देखने के आधार पर हमने ये सिद्धांत बनाए, ये नियम बनाए और सभी जगह इनका पालन किया जाने लगा। सभी देशों ने इसकी सराहना करी। तो ये होगा स्थिति का अध्ययन, यानी कि विभिन्न जगह क्या परिस्थितियां रही हैं, इनके आधार पर ही हमने ये नियम बनाए थे। हमने ये योजनाएं क्यों बनाई है, हमने पहले उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का अध्ययन किया है। दूसरी विज्ञान की विशेषता है कि विभिन्न सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित होते हैं और उन प्रयोगों के आधार पर ही इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अतः ये सत्यों और तथ्यों पर ही आधारित होंगे, यानी कि जैसा कि हमने देखा है कि कभी भी कोई बीमारी होती है तो उसकी दवाई को पहले कई लोगों पर टेस्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है उसका रिजल्ट क्या रहा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो उसके बाद ही वो मार्केट में आती है और सब जगह वो समान रूप से दी जाती है उस बीमारी के लिए। तो इसी तरीके से विज्ञान के सिद्धांत भी होते हैं जो विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प करते हैं। विज्ञान की तीसरी विशेषता ये होती है कि सिद्धांत कारण और परिणामों में संबंध प्रदर्शित करते हैं, यानी उस समस्या का कारण क्या था और उस पर किए गए प्रयोग का परिणाम क्या निकला, और यदि उस समस्या का हल नहीं किया गया था तो उसके परिणाम क्या थे। इन सभी परिस्थितियों को देखने, परखने और उनका विश्लेषण करने के बाद में ही सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध बताते हैं। अगली आती है विज्ञान की विशेषता कि सिद्धांतों का प्रयोग किसी समस्या और समस्या के समूह के निवारण के लिए किया जाता है। ये इन सिद्धांतों का प्रयोग करके ही हम विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जैसे कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया होता है, आप उस फॉर्मूले को किसी भी डिजिट के अंदर पुट करोगे तो आपका आंसर निकल जाता है। तो ये सिद्धांत एक तरीके से वो फॉर्मूला ही होता है। फिर आता है विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण किया जा सकता है तथा विभिन्न परीक्षणों के एक एक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सभी परीक्षणों के हमेशा अलग निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। अगर उनका परीक्षण भी करना उन सिद्धांतों का तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसा कि कई विद्वानों ने शुरू से किया है, वो पहले दिए गए सिद्धांतों का परीक्षण करते थे और उनके आधार पर तय करते थे कि वो विभिन्न परिस्थितियों पर लागू हो रहे हैं या नहीं। फिर उसके आधार पर नए निष्कर्ष निकाले जाते थे और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन होता था। तो यदि इन विशेषताओं के आधार पर देखा जाता है तो प्रबंध में कुछ विशेषताएं तो सम्मिलित हैं, लेकिन सभी विशेषताएं सम्मिलित नहीं होती हैं। जैसे प्रबंध के सिद्धांतों के प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ये कारण और परिणाम दर्शाते हैं और इन सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। परंतु अन्य बहुत से लक्षण हैं जो मूल, जैसे कि सार्वभौमिकता का मतलब है सभी जगह समान रूप से लागू होना। लेकिन भारत अविकसित देश है, इसकी अर्थव्यवस्था भी संपूर्ण विकसित नहीं है, तो इसके अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट हम अमेरिका की तुलना में तो नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका पूर्ण विकसित है, इसकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है। तो उसके आधार पर दोनों में समान रूप से लागू होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों में सार्वभौमिकता का, यथार्थता का सर्वथा अभाव रहता है, यानी इनकी कमी के कारण प्रबंध के सिद्धांत परिवर्तनीय और परिस्थितिजन्य हो जाते हैं, यानी सभी जगह पर अलग अलग तरीके से लागू किए जाएंगे। एक बड़ी फर्म में और एक छोटी फर्म के मैनेजमेंट में बहुत फर्क होता है। एक धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने में और एक राजनीतिक इकाई का प्रबंधन करने में, एक शैक्षणिक संगठन का प्रबंधन करने में कितना अंतर होगा। एक लाखों की तादाद में कर्मचारी हैं और एक 100 लोगों के अंदर कर्मचारी हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी अलग अलग तरीके से ही किया जाएगा। तो इस तरीके से सभी जगह समान रूप से सिद्धांत लागू नहीं हो पाते। तो इसलिए प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में तो नहीं रखा जाएगा, इसीलिए इसे अयथार्थ विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, जो यह इंगित करता है कि प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग तो है, लेकिन संपूर्ण सिद्धांतों का उपयोग नहीं होता। इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। अतः हम प्रबंध को संपूर्ण विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। विज्ञान का अध्ययन करने के बाद में अब हम प्रबंध को कला के रूप में देखते हैं। ये विज्ञान से बिल्कुल विपरीत है। इसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं होता है, ये नियमों पर भी आधारित नहीं होती है, ये तो केवल व्यवहार पर और आपके अभ्यास पर आधारित होती है। कला का आशय ही उस विधि से है जिसके माध्यम से सिद्धांतों का प्रयोग कुशलता पूर्वक करके इच्छित परिणामों को प्राप्त कर लेना होता है, जिसके लिए टैरी ने भी लिखा है कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। जिस प्रकार बोल तो सब लेते हैं, लेकिन नेता में अपना एक गुण होता है
कि वो अपने भाषण से ही लोगों को प्रभावित कर लेता है, चाहे वो लोगों के लिए कुछ नहीं करता। हर बार चुनाव के समय वो वही वादे करता है, जीत भी जाता है, लेकिन फिर कुछ भी ना करने के बाद में भी अगली बार जब चुनाव आते हैं तो उसकी वो भाषण की यानी कि वो कला ही है बोलने की, जो लोगों को आकर्षित करती है। इसीलिए बोला गया है कि प्रबंध एक कला है, क्योंकि लोगों से अपने लिए काम करवाने के लिए आप में कुछ स्पेशल गुण होंगे, आप में कुछ कलाएं होंगी, तभी आप वो सभी सिद्धांतों का प्रयोग कर सकोगे जो प्रबंध के अंतर्गत दिए गए हैं, जो मनोविज्ञान के अंतर्गत दिए गए हैं, जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत दिए गए हैं। उनको करने की भी अपनी एक कला होती है। खाना बना तो सब लेते हैं, लेकिन बेहतर खाना बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। मनाना एक अलग चीज है, लेकिन किसी को उसकी इच्छा के साथ काम करवाना एक कला होती है, जिसमें वो प्रबंधक दूसरों को इस तरीके से प्रभावित करता है कि लोग उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए खुद मेहनत करते हैं। ये उसकी लोगों को प्रभावित करने की तो कला है जो हमने अब तक देखी है, इसलिए प्रबंध को कला के रूप में माना गया है। इसमें माना गया है कि चतुराई के साथ आप अपने वांछित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक दुकानदार, वो चीज जो आपने नाम भी नहीं सुना है, आप लेने कुछ और गए थे, लेकिन वो अपनी बातों बातों में आपको दूसरी चीज बेच देता है और आपको पता भी नहीं चलता, वो आपको इतना भरोसे में ले लेता है। ये कैसे? ये उसकी अपनी एक कला है, एक वाक चातुर्य मान लो, या फिर लोगों से बात करने या समन्वय की कला मान लो, इस तरीके से, या फिर ये मान लो कि उसे व्यवसाय करने की कला आती है। तो ये कहते हैं कि प्रबंध एक अपने आप में कला मानी गई है। प्रबंध को कला से जोड़ देने से पहले हम कला की विशेषताएं देखते हैं। कला इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की एक विधि होती है। इच्छित परिणामों की प्राप्ति व्यक्तिगत चातुर्य और ज्ञान और उन दोनों के प्रयोग पर निर्भर करती है, और कला व्यवहारिक तथा अभ्यास से संबंधित होने के कारण निरंतर अभ्यास से किसी कार्य को करने की दक्षता के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। कला कहती है कि आप अभ्यास करोगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो आप सिद्धांत बनाओगे, सिद्धांत बनाओगे तो उनसे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकोगे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रबंध और कला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कॉमर्स तो सब ले रहे हैं, कॉमर्स में स्टडी भी कर रहे हैं, कई लोग बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, लेकिन वो करते किस लिए? जॉब के लिए करते हैं। उन्होंने अपने आप को, अपनी बुद्धि चातुर्य को बहुत सीमित कर लिया है। उन्होंने अपने नजरिए, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाया ही नहीं, अपने व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग किया ही नहीं। उन्होंने कॉमर्स में सीखा था बिजनेस कैसे करते हैं, लोगों से काम कैसे निकलवाते हैं, उन्होंने कभी इसका उपयोग किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें व्यवहारिक चातुर्य की कमी थी, उनमें व्यक्तिगत चातुर्य की कहीं ना कहीं कमी थी। वो एक सीमित दायरे, ज्ञान तो सब प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का बेहतर उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके अपने लिए वांछित परिणाम निकालना अपने आप में एक कला होती है। अगर ये कला भारतीयों में आ जाए तो भारत में बेरोजगारी बहुत कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबंध में कला की समस्त विशेषताएं लगभग पाई जाती हैं। जैसे कि प्रबंध अन्य कलाओं, संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि की भांति व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। यानी कि प्रबंध करना भी अपने आप में एक कला होती है। मैनेजमेंट हर किसी को करना नहीं आता। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध के निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त की जा सकती है। प्रबंध भी यही कहता है कि जब आप परिस्थितियों से जूझोगे, जब आप उनका सामना करोगे, तब आपको अनुभव होगा और उसी के आधार पर ही आप उन परिस्थितियों को दोबारा आने से रोक सकोगे। तो ये अभ्यास पर आधारित है, हमें निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहना होगा। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में सृजनात्मक निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग हम समस्या समाधान के लिए करते हैं। कैसे? हमने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो हमारे अनुभवों के आधार पर हैं, और अनुभव हमने कैसे प्राप्त किया है? हमने अपने अभ्यास से प्राप्त किया है। इस अभ्यास में हम कई बार पास हुए हैं, कई बार फेल हुए हैं, तो हमारे अनुभव ही हमारे सिद्धांत यानी हमारे नियम बन जाते हैं। तो कला के अध्ययन से ये तो पता चल जाता है कि प्रबंध निर्विवाद रूप से कला की श्रेणी में रखा जा सकता है, बल्कि ये माना जाए कि प्रबंध का प्रारंभ ही कला से हुआ है और उसके बाद में उसमें विज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है। तो अब प्रबंध विज्ञान है या कला, इसको जानने के लिए इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि विज्ञान के रूप में पहला नियम आता है कि ये ज्ञान के आधार पर दक्षता दिलाता है, जबकि कला कहती है कि यदि आप अभ्यास करोगे तो आपको ज्ञान होगा। दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, यानी विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण होता है, जबकि कला उन सिद्धांतों को उपयोग करना, सिर्फ सिद्धांत बना देने से, नियम बना देने से कुछ नहीं होता, उन नियमों का पालन करना, उन नियमों का उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। तीसरा कहता है कि ये समस्याओं को बताता है, भाई ये आपको समस्या आ जाएगी,
जबकि कला कहती है कि ये समस्या की संपूर्ण व्याख्या कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे महसूस किया है, हमने उसके प्रति कर्म किया है, हमने उसको झेला है, हमने उसके प्रति अभ्यास किया है। चौथा कहता है कि ये वैज्ञानिक प्रतिरूप यानी मॉडल का आधार बनता है, मॉडल के आधार पर ये निर्णय देता है, जबकि कला कहती है ये अंतर्ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। यहाँ पर तो हम किसी समस्या को मॉडल के रूप में, विज्ञान में हम किसी समस्या को मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे भी लगभग ऐसी दिक्कत आई थी, जबकि कला कहती है कि हमने उस चीज़ को पहले देख लिया है तो मे भी वो दिक्कत आ जाती है, तो सेम यही पोजीशन आती है। तो इस प्रकार कला और विज्ञान दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान शुद्ध विज्ञान तो नहीं है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके साथ साथ ये कला भी है। प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही इन सिद्धांतों को प्रयोग में लाना भी आवश्यक होता है, जो कला के द्वारा संभव होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और किसी एक के अभाव में दूसरा महत्वहीन हो जाता है। यदि आप में कला नहीं है तो विज्ञान के सिद्धांतों को आप उपयोग में नहीं ला सकते, और कला में बहुत हेल्प करते हैं ये विज्ञान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। इसलिए पुरानी कहावत ज्ञान एक शक्ति है के स्थान पर प्रायोगिक ज्ञान शक्ति है ने ले लिए, यानी कि अभ्यास भी ज्ञान को सबल बनाता है। स्टूडेंट, प्रबंध की प्रकृति एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं 12th में। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते हुए चलो और स्टडी कंटिन्यू करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। आगे की प्रकृति के नेचर में प्रबंध एक पेशे के रूप में आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा।